नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवीन सचान और आज हम बात करेंगे देश में कुपोषण की। जी हां, अगर हम यूनिसेफ और देश के गैर सरकारी आंकड़ों को देखें तो बताते हैं कि करीब 10 लाख बच्चे हर साल कुपोषण के चलते उनकी मौत हो जाती है। देश में कुपोषण को रोकने के लिए सरकारी स्तर पर कई सारे कार्यक्रम बने, कई नीतियां बनी और उनका क्रियान्वयन भी शुरू किया गया। अलग अलग राज्यों से ये दावे किए गए कि वहां पर कार्यक्रम ठीक से चल रहे हैं और अब कुपोषण की स्थिति पहले से कम होती जा रही है, लेकिन हकीकत इससे दूर खड़ी दिखती है। समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी योजनाएं असल में हकीकत से दूर क्यों हैं और वो रिजल्ट, वो परिणाम क्यों नहीं दे पा रही जिस उम्मीद के साथ हमने उन्हें बनाया था। लेकिन चर्चा में हम ये भी जानेंगे कि असल में कमी कहां पर है और बदलाव की जरूरत क्या है। चर्चा शुरू करें उससे पहले एक जमीनी हकीकत आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जिला अस्पताल श्योपुर के एनआरसी में क्षमता है 20 बच्चों की और बच्चे हैं 170, जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कराहल एनआरसी में क्षमता है 40 बच्चों की और भर्ती हैं 70 बच्चे। ये वो बच्चे हैं जो खुशकिस्मत हैं कि इन पर सरकार की नजर पड़ी है। लेकिन जरा सोचिए उन बच्चों की जिन पर न तो सरकार की नजर पड़ी है और न ही किसी और की। कुपोषण तो जिले में है, इस बात से कोई मना नहीं कर सकता। पूरी टीम के साथ पूरा वर्क कर रहे हैं और जो जितना हो सके बच्चे जहाँ से हो सके वहाँ से लेके आ रहे हैं। सेंटर के पास अभी 40-45 के आसपास है कैपेसिटी है, लेकिन अभी इस समय 70 बच्चे हैं। मध्य प्रदेश का श्योपुर जिला कोई अपवाद नहीं है जहां इतनी अधिक संख्या में बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। चौथे राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के 15 राज्यों के आंकड़े बताते हैं कि 5 वर्ष तक की उम्र के 37% बच्चे अविकसित हैं, जिसमें मध्य प्रदेश और बिहार की स्थिति और भी गंभीर है। अर्थात देश की आजादी के 70 वर्ष बाद भी स्थिति कोई सुखद नहीं है। मध्य प्रदेश में श्योपुर जिला ऐसे जिलों में से है जो पिछड़ा जिला होने के साथ साथ में कुपोषण से पहले से ही प्रभावित रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि कुपोषण कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक अवस्था है जो उपजती है भूख से। भूख परिणाम है गरीबी का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, जल, जंगल और जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों की लूट का। अगर बात की जाए श्योपुर जिले के आदिवासी बहुल कराहल ब्लॉक की, तो यहाँ पर हर वो चीज मौजूद है जो कारण बनती है कुपोषण का। आदिवासी बहुल इस ब्लॉक में सहरिया आदिम जनजाति निवास करती है। फॉरेस्ट एरिया होने से जो वहाँ के आपके कराल क्षेत्र के लोग हैं, चाहे सहरिया जनजाति के लोग हों चाहे दूसरी जनजाति के लोग हैं, यहाँ पे आपके कृषि का उपज अधिक मात्रा में नहीं हो पाता है। जंगल और कीमती जड़ी बूटियों का ये क्षेत्र बेहद खूबसूरत और प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है, लेकिन भूख न तो खूबसूरत स्थान में रहने से मिटती है और न ही शुद्ध हवा से। भूख दवाओं से भी नहीं मिटती है। पोषण पुनर्वास केंद्र अर्थात एनआरसी जैसे कार्यक्रम तात्कालिक फायदा तो पहुंचा सकते हैं, पर यह स्थायी समाधान नहीं है। भूख मिटती है रोटी से और रोटी मिलेगी रोजगार से, लेकिन अगर रोजगार की बात की जाए तो गांव में रोजगार नहीं है, मजदूरी नहीं है। और यही कारण है कि सहरिया आदिवासियों के 10 में से 9 बच्चे भूख और कुपोषण से ग्रसित हैं। रात भर से भूखा, सवेरे माँ कहती है तुम आंगनबाड़ी में खा ही लोगे, लेकिन आंगनबाड़ी में आते कुछ नहीं मिलता। प्रॉब्लम सर यही है कि हमको नाश्ता जरूर मिलना चाहिए। सुबह के टाइम नाश्ता बच्चों को नहीं मिलता। 12 बजे खाना मिलता है सर। 12 बजे खाना मिलने के बावजूद हमारे फिर बच्चे जो है मैम भूख लग रही है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, ज्यादातर माताएं भी कुपोषण का शिकार हैं। जी हाँ, माँ भी थोड़ी बहुत कुपोषित हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनको खाना नहीं मिला है, जिसकी वजह से ये बच्चे कुपोषित हुए हैं। वर्ष 1992 की राष्ट्रीय पोषण नीति में स्पष्ट माना गया था कि कुपोषण का कोई एक कारण नहीं है, इसके कई प्रत्यक्ष और परोक्ष कारण हैं। इसे रोजगार, आजीविका, संसाधनों पर अधिकार, पीने के साफ पानी,
जाति और लिंग भेद जैसे विषयों से अलग हटकर न तो समझा जा सकता है, न ही कुपोषण मिटाने वाले किसी भी प्रयास को सफल बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय पोषण नीति बनने के लगभग 25 साल बाद भी सरकार की तरफ से आज तक कुपोषण से निपटने के लिए कोई समग्र योजना नहीं बनी है। हालांकि टुकड़ों टुकड़ों में ही सही सरकार ने इस समस्या से लड़ने का प्रयास तो किया है। इन्हीं में से एक है समेकित बाल विकास कार्यक्रम। आंगनवाड़ियाँ या तो बंद रहेंगी, अगर खुलती भी हैं तो उनका टाइम लिमिट है, मंगलवार के मंगलवार, क्योंकि मंगलवार के मंगलवार पैकेट मिलेगा या फिर टीकाकरण होगा, इसलिए वो खुलती हैं। या कोई अधिकारी भी टाइम आएगा तो मंगलवार को। और फिर सरकार तो सिर्फ पूरक पोषाहार दे रही है, अर्थात सरकार ये उम्मीद कर रही है कि घर में बाकी खाना पर्याप्त है, जबकि स्थिति इससे उलट है। जब हमने उनके घर के किचन में देखना शुरू किया तो देखा किसी के घर में भी 1 किलो 1.5 किलो ज्यादा अनाज नहीं। भोजन आएगा कहां से जब रोजगार ही नहीं है? सरकार की महत्वाकांक्षी मनरेगा की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। ग्रामीण, खासकर सहरिया आदिवासी बेरोजगारी से त्रस्त हैं। समय समय पर छोटे छोटे बच्चों के साथ रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं, जहां पर बच्चों को न तो आंगनवाड़ी की सुविधा मिलेगी और न ही टीकाकरण का लाभ। हम लोग इस वक्त ऊपरी खोरी गांव में हैं। आदिवासी बहुल गांव है, सहरिया जनजाति का। हम देख रहे हैं कि न तो गांव में आंगनवाड़ी के बारे में पूछने पर पता चलता है कि आंगनवाड़ी वर्कर यहां से 25 किलोमीटर दूर रहती है, वो इसको यहाँ आती नहीं है, बहुत कम आती है। आंगनवाड़ी सहायिका भी इस गांव की है, लेकिन वो रोज़ खोलती नहीं है। जहाँ तक भोजन का सवाल है तो पका हुआ भोजन नहीं मिलता। एक दलिए का पैकेट, एक पंजरी का पैकेट दे दिया जाता है, जो कि इनके घर में अभी हमने देखा खाली पड़ा हुआ था। मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि कुपोषण के कारण कितने बच्चे एनआरसी में भर्ती हैं या कितनों की मौत हो चुकी है, बल्कि मुद्दा है कि कुपोषण से निपटने के लिए पीसमील अप्रोच कब तक जारी रहेगी। मुद्दा यह है कि सरकार की योजनाएं आदिवासी क्षेत्र में कब धरातल पर उतरेंगी। मुद्दा यह भी है कि भूख और कुपोषण का दाग हमारी विकसित राष्ट्र की छवि को कब तक धूमिल करता रहेगा। प्रेम बहुखंडी, राज्यसभा टीवी। और इस अहम मुद्दे पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जिनका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर सुनील मेहरा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मदर एंड चाइल्ड से। डॉक्टर सुनील मेहरा, स्वागत है आपका। साथ ही साथ प्रेम बहुखंडी हैं मेरे सहयोगी। प्रेम, स्वागत है आपका भी। और शुभेंदु भट्टाचार्य हैं, जनरल मैनेजर हैं क्राई से। शुभेंदु, आपका भी स्वागत है। और हर्ष मंदर हमारे साथ हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और फॉर्मर मेंबर हैं NAC से, और राइट टू फूड में वो एक कंसल्टेंट और निगरानी समिति में थे। हर्ष मंदर जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में हर्ष मंदर साहब आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आप सरकार के साथ जुड़े रहे हैं, उन संगठनों के साथ भी जुड़े रहे हैं जो इम्प्लीमेंट करते थे, उनकी निगरानी भी आपने की है। देश में आखिर आज भी कुपोषण एक बड़ी समस्या क्यों दिख रही है, तब जबकि उसे मिटाने के लिए मैं कहूँ कि दर्जनों स्कीम सरकारों ने और केंद्र की ओर से शुरू हुई हैं? देखिए, मैं ये जो जैसे आपने कहा कि कुपोषण का एक बहुत बड़ा कारण भूख है, लेकिन एकमात्र कारण भूख नहीं है। हिंदुस्तान आजकल हम मानते हैं कि दुनिया में सबसे तेज़ी गति से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था है। हमारे पास इतना अनाज है कि हम गोदामों में उसको सड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रतिशत के तौर पे भी और एब्सोल्यूट फिगर्स के तौर पे दुनिया में सबसे ज़्यादा कुपोषण हिंदुस्तान में है। हर तीसरा बच्चा दुनिया में जो कुपोषित है वो हिंदुस्तानी है। ये बहुत शर्म की बात है। और सरकार का मुझे लगता है कि इतने सालों की कोशिशों की असफलता कहाँ हम ढूंढें। बहुत सारे छोटे छोटे कारण हैं, वक्त कम है, इसलिए मैं 3-4 चीज़ों पे संकेत देना चाहूँगा। एक तो जैसे सहरिया जाति के लोगों के, जनजाति के लोगों का आपने देखा बहुत गरीबी है, और गरीबी से निपटने के लिए नरेगा जैसे योजनाओं की कमी रही है। उनके क्रियान्वयन के बारे में वहाँ बंधुआ मजदूरी है, ज़मीन की कमी है, वगैरह वगैरह। लेकिन गरीबी के साथ साथ मुझे लगता है कि 3-4 और चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। कुपोषण सबसे ज़्यादा कहते हैं कि बच्चे के पहले 1000 दिन
गर्भ में और गर्भ के बाद, उसमें जो होता है वो उस वक्त सही पोषण नहीं होगा तो सारी उम्र वो बदला नहीं जा सकता। और उस वक्त में जो हमारे जो मजदूर पेशा महिलाएं हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि वो गर्भ के दौरान या गर्भ के बाद घर में आराम कुछ कर सकें, सही पोषण प्राप्त कर सकें। उनको मजदूरी पे जाना पड़ता है, कोई क्रेशेस की व्यवस्था नहीं है जहाँ पे वो अपने बच्चों को दूध दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि द एब्सेंस ऑफ दीज चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़, क्रेशेस, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। शुद्ध पेयजल की कमी से बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्वास्थ्य व्यवस्था की कमी है। और एक आखिरी चीज़ पे मैं ध्यान देना चाहूँगा इस स्टेज पे कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके माँ बाप, मान लीजिए कि ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि 10 से 15 करोड़ लोग सिर्फ गरीबी के कारण से उनको पलायन करना पड़ता है। नई जगहों में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, ईंट भट्टों में जाते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाते हैं। बच्चों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, धूल में पड़े रहते हैं। जो इस तरह के हालात में जो झुग्गी झोंपड़ियों में भूख की कमी नहीं है, लेकिन गंदगी इतनी ज़्यादा है, पानी की व्यवस्था नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरह से बहुत सारे मिले जुले यानी कई सारे कारण जो एक के साथ दूसरा मिलकर इस समस्या को विकराल कर देता है। ये है जी, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रेम, जिस तरीके से आप इस पूरे इलाके को देखा, और मैं लगातार अगर आप खबरें देखें तो महाराष्ट्र हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, अलग अलग राज्यों में अलग अलग महीनों में खबरें आती हैं। आपकी नज़र में, क्योंकि आपने उन तमाम स्कीम्स को भी देखा जिन पर जिम्मेदारी है इस, मैं कहूँ कि एक बड़ी बीमारी को ख़त्म करने या रोकने के लिए, हकीकत क्या है धरातल पर? मैं हर्षमंदर जी की बात से थोड़ा पूरा सहमत नहीं हूँ कि इस इलाके में कुपोषण का सबसे बड़ा कारण भूख है। अनाज है रखा हुआ, ये राइट टू फूड कैंपेन और पूरा हर्षमंदर जी का जो ऑर्गेनाइजेशन वो कहता है फूड होगा, कहीं और रखा हुआ है, वो कम से कम शहरी आदिवासी क्षेत्र में नहीं है। तो भूख बहुत बड़ा कारण है, डॉक्टर भी बता रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है। आंगनवाड़ियों की जो स्थिति हम बात कर रहे हैं, लगातार हम पिछली बार भी आंगनवाड़ी पे चर्चा कर चुके हैं। आंगनवाड़ी 12 बजे अगर देगी तो कुछ खाना देगी, और वो अगर देगी तो मैंने बोला है, जरूरी नहीं है कि वो देगी, अगर देगी तो 12 साढ़े 12 बजे देगी, और 12 साढ़े 12 बजे तक बच्चा भूखा बैठा हुआ है, कुछ नहीं खा रहा है, और इस उम्मीद में बैठा है कि शायद कुछ मिलेगा, और कई बार वो भी नहीं मिलता है। उसके अलावा अगर हम उनकी माँओं की बात करें, माताओं को भी वही स्थिति है। अगर हम मंगलवार को कुछ पैकेट वैकेट मिल जाता है, उस पैकेट को ले जाते हैं, और हम जब प्लान बनाते हैं हम ये भूल जाते हैं कि जब वो खाना है वो पूरक पोषाहार है, यानी कि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बाकी टाइम उनका घर में खाना है, जबकि हकीकत है घर में खाना है नहीं। तो जो एक पैकेट ले जा रही है और ये उम्मीद करें कि सिर्फ वही खाएगी, ये अपने आप में ट्राइबल इलाकों में ये हास्यास्पद है ये सोचना। तो पक्की बात, अगर वो एक पैकेट ले जा रही है और कुछ खाना बन रहा है तो पूरा परिवार उसको एक दिन में निपटा दे रहा है, अगले दिन से पूरा परिवार भूखा बैठा। रोजगार नहीं है, आशा वर्कर जिनकी कुपोषण मिटाने में जिन लोगों का सहयोग होना चाहिए, पीडीएस 8 महीने से लोगों को राशन नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि वो थंब इम्प्रेशन की कुछ प्रॉब्लम हो रखी है, क्योंकि उनके राशन कार्ड में आधार कार्ड नहीं लिंक हो पाया है। मतलब यहाँ पर ये जरूरी ये नहीं है उनके लिए, सरकार के लिए या सिस्टम के लिए, कि भूख को मिटाया जाए, कुपोषण को मिटाया जाए, पर यह है कि पहले हम अपनी वो देख लें कि भाई हमारे नॉर्म्स के अंदर आप फिट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आप अगर हमारे नॉर्म्स में फिट नहीं आ रहे तो आप बाहर हो जाए। कुपोषण की जो स्थिति को लेकर अभी जो लगातार बच्चे भर्ती हुए हैं, 3-4 दिन 5 दिन के अंदर 450 बच्चे भर्ती हुए हैं। इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने एक इंच टेप और एक तराजू, डॉक्टर की 11 टीम बनाई, अलग अलग तरह के लोग, उन्होंने जाके बच्चों को तोला, नापा, भर्ती करते चले, लंबाई और वजन बस इतना था। और मैं तो ये कह रहा, मैंने एक डॉक्टर से मिला, कह रहा है वो देखने की जरूरत नहीं, हम तो यूं पकड़ रहे हैं, जो बच्चा हमें पहला मिल रहा है उसको गाड़ी में डाल रहे हैं, क्योंकि सब कुपोषित है। 93% कुपोषित है शहरी जनजाति में। अगर उसमें हम 5% एरर जोड़ दें, जो सोशल साइंस में हम एरर जोड़ते हैं, तो आप समझ लिए 100% बच्चे उसमें कुपोषण के शिकार हैं, 100% बच्चे। सुवेंदु, वाकई ये बहुत ही अहम है। और क्या ये कहा जाए कि जो पॉलिसी बनाई गई शुरुआती लेवल पर ही एक बड़ा फ्लॉज वहाँ पर दिखता है कि आप जब बात करते हैं कि आप पूरक पोषक देना चाहते हैं, यानी आप एक रेगुलर डाइट ले रहे हैं, आप जो पोषक एक्स्ट्रा देना चाहते हैं वो उसके ज़रिए हम उसको मुहैया कराएंगे, लेकिन हालात तो ये हैं कि उनको एक चून की रोटी नहीं मिल रही, भोजन ही नहीं मिल रहा, तो फिर पूरक पोषक क्या करेगा? सवाल जो बात हो रहा है, सवाल तो भूख का ही है। सवाल जो अगर भूख का है, खाली पेट अगर है, जो उन्होंने बताया,
वहाँ पे हमने देखा माँ थाली लेके खड़ी रहती है, आंगनबाड़ी से 2 रोटी आने का साथ साथ तुरंत वो घर में ले जाती है प्लेट। जो इवन पका हुआ खाना भी जो मिल रहा है वो घर में जाके सब खाते हैं, क्योंकि लोग घर में खाना है नहीं, पूरी भूख की संसार है वो, तो हर दिन वही खाना है। चाहे बच्चा मिड डे मील में खाने जा रहा है या बच्चा आंगनबाड़ी में जा रहा है, उसी को ही खाना बन के घर में आ रहा है, यानी कि पूरी डाइट वही है। पूरी डाइट वही है। तो उसमें छोटे बच्चे या माँ के भी कोई भेदभाव आप नहीं कर सकते, दोनों भूखे हैं, माँ भूखे है, बच्चे भूखे है। पापा जो कहीं बाहर काम करने चला गया वो कहीं ना कहीं उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी दिखता है। वो शायद शहर में जाके कुछ काम भी कर लिया, कुछ खा भी लिया, लेकिन माँ बच्चे के लिए भूख का संसार बराबर है। तो इसलिए जो प्रोग्राम जो है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का, वो न्यूट्रिशन ही नहीं है। जैसे आप बोल रहे मदर्स की काउंसलिंग करने, बच्चे को आप अच्छा खाना खिलाओ, तो वो तो एक उनके लिए एक स्टोरी है, जिसके लिए कोई मायने नहीं है कि घर में है ही नहीं खाना। तो आंगनबाड़ी वर्कर कितने ही काउंसलिंग कर ले, आप बच्चे को हाथ धो के खिलाओ, बच्चे को बार बार खिलाओ, सप्लीमेंट्री करके खिलाओ उसको, आप वाटर बॉयल करके खिलाओ, वो पानी भी नहीं है, तो वाटर आपका पानी नहीं है। आजकल तो नया चीज़ हो गया, जो आदिवासी क्षेत्र में फॉरेस्ट में से लकड़ी है ना बना है, ये यहाँ पे पॉलिसी लेवल बोल रहा है गैस दिया जाएगा, गैस तो मिला नहीं है, तो लकड़ी भी नहीं है, तो पानी है, गैस मिला नहीं है, पानी जंगल फॉरेस्टर रुकते हैं, लकड़ी नहीं ला पाओगे, तो पानी बॉयल करे वो कहाँ से करे, खाना है ही नहीं, तो उसको काउंसलिंग करके मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं उसका बनता है। डॉक्टर सुनील मेहरा साहब, आमतौर पर एक स्वस्थ बच्चे के लिहाज से, न्यूट्रिएंट्स के लिहाज से अगर देखा जाए, तो जो डाइट हम सोचते हैं और जो डाइट हमने देखी या फिर हमारे सहयोगी जब बता रहे हैं कि जो पोषक, अतिरिक्त पोषक के एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की बात जो सरकार करती है, कितना फर्क दिखता है दोनों के दरमियान, कितनी दूरी दिखती है दोनों के दरमियान? इस सवाल को अगर आप 2 हिस्सों में बांटें, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है वहीं से अंडर न्यूट्रिशन का एलिमेंट शुरू होता है, अगर आप वहाँ पे एक्ट नहीं करते तो। जब गर्भ से बच्चा निकला, उसको पहली चीज़ चाहिए माँ का दूध। जितनी भी कमज़ोर क्यों ना हो माँ, कोई माँ आज तक ऐसी नहीं है जो अपने बच्चे को दूध नहीं पूरी तरह से पिला सकती। साइंटिफिकली हमको कोई कारण ऐसा नहीं पता जिसके कारण अगर पहले 6 महीने में हमने ये एम्फेसिस दिया कि ये 6 महीने चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है। दोनों को ब्रेस्ट फीडिंग कम्प्लीटली मिलेगा 6 महीने के लिए, वो आहार उस बच्चे के लिए बहुत है पहले 6 महीने के लिए। उसके बाद सवाल पैदा होता है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का। अब सवाल है कि ब्रेस्ट फीडिंग हमारे देश में आज तक भी कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग अभी तक हम ऑलमोस्ट 40% या 35% की कैटेगरी में, सर्टन स्टेट्स में कुछ, सर्टन स्टेट्स में कुछ लेवल, पर 40% औसत हम लेके चलें। जब कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग पे हम आते हैं, उसके बाद जब सप्लीमेंट्री फीडिंग पे आते हैं, उस समय जो सप्लीमेंट्री फीडिंग के टाइम ये हंगर की प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं और उस समय इन्फेक्शन की प्रॉब्लम शुरू होती है, कि जिसके बारे में हमने नहीं बात की, क्योंकि साफ पानी और जो सफाई चारों तरफ है, व्हाट डज इट डू, ये बच्चे को इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल कर देता है, बार बार इन्फेक्शन होती है और वो अंडर न्यूट्रिशन की तरफ अग्रसर होता रहता है। और अगर खुराक भी मिलती है उस दौरान, तो उस खुराक का भी उतना फ़ायदा नहीं होता अगर वो इन्फेक्शन साथ में। आपने इन सब कारणों पे ध्यान दिया, पर एक चीज़ जो मानने वाली बात है कि अगर इस देश में 600 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी कारण हैं जिनके कारण से वो अंडर न्यूट्रिशन को कंट्रीब्यूट करते हैं, अंडर 5 या अंडर 3 या अंडर 2। सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है, नेशनल लेवल पे तो प्लान बन जाता है, पर उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिस्ट्रिक्ट, एक जैसे इन्होंने बताया पानी नहीं है, तो वो जो प्लान है इट हैज़ टू अडेप्ट टू द नीड्स ऑफ उस डिस्ट्रिक्ट की जहां पानी नहीं है। और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में शायद पानी तो है, पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इतना ज़्यादा है कि उसके कारण से बच्चे को खाना नहीं मिलता। तीसरे में अगर आप चले जाएं तो इकोनॉमिक नीड, जो उनकी फैमिली की इकोनॉमिक फॉर द सप्लाई ऑफ फूड या फूड सिक्योरिटी के लिए इकोनॉमिक नीड नहीं है। कुल मिलाकर हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह एक अलग अलग हालात हैं जो कि जिम्मेदार हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग होना या सब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग होना, ब्लॉक लेवल प्लानिंग होना, दिस इज द वे दैट वी कैन एग्जीक्यूट अवर प्लान्स मच सुपीरियर। और जो विलेज लेवल हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी बनाई हमने, या विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कमेटी एंड न्यूट्रिशन डे बनाया, वो किस लिए बनाया था? इस सोच से ही बना था, पर उसका लागू होना और उसके ऊपर लोगों की पार्टिसिपेशन होना इस हद तक
कि ताकि वो अपनी सुविधाएं, अपने साधन खुद सोच सके और प्लानिंग कर सके उसको लाने। सो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग इन न्यूट्रिशन इज द फंडामेंटल टू जो भी आप अचीव करना चाहते हैं। उसमें एक प्रॉब्लम मैं बोलना चाहता हूँ, ब्रेस्ट फीडिंग जो डॉक्टर साहब सुमेला ने बताया वो सही है, बट आप सोचिए इंडिया में 93% महिला जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। बच्चे प्रसव करने का 1 दिन के बाद काम में जाना पड़ता है। बिन कोई बच्चे का मौत की बात भी आप अपना आंखों से आंसू जलाने का टाइम नहीं है, काम में जाना है। तो आप पूरी पॉलिसी लेवल में जो भी है मैटरनल एंटाइटलमेंट है वो तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कोई एंटाइटलमेंट ही नहीं है, तो माँ चाहती हुए भी दूध नहीं पिला पाती। ये भी एक बड़ा है। दूसरा ये है आपका आज की एक बेसिक मुद्दा ये है, अब 75 में ICDS सर्विस शुरू हुआ, आज तक आपका जहाँ पे ICDS सेंटर हर्ष मंदिर कमेटी जो है, एनसी सक्सेना हर्ष मंदिर कमेटी का सजेशन था 2004 की 17 लाख आंगनबाड़ी होना चाहिए था, उस जगह में आज भी राफले 4 लाख है। 4 लाख है। दूसरे ये है आज मैं आपका आपको लौट रहा हूँ मंदिर साहब, जो बात कह रहे हैं शुभेंदु बहुत अहम है कि आप लोगों ने कई सारी रिकमेंडेशंस दी और पॉलिसी के स्तर पर कई सारे जो ज़मीनी सच मैं कहूँ आए सामने, उसके साथ साथ बदलने की कवायद भी की गई, लेकिन हुआ नहीं कुछ। असल में क्या कहा यह जाए कि हम जो प्रैक्टिकली देखते भी हैं या समझते हैं कि दिक्कत कहाँ पर आ रही है, उसको पॉलिसी में रिव्यू के दौरान या रिव्यू करने की प्रथा या प्रचलन ही नहीं है हमारे यहाँ। जी नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है और भी ज़्यादा व्यापक तरीके से अगर हम देखें तो जो सोशल स्पेंडिंग हमारे देश में है, सोशल सामाजिक प्रोटेक्शन के तौर पे, वहीं से शुरुआत करें। हिंदुस्तान में 1.7% GDP हम लोग सोशल प्रोटेक्शन में स्पेंड करते हैं। हमारे जैसे देश कम से कम इससे दुगना, चीन जैसे देश 5.5%, जो ज़्यादा विकसित देश हैं वो 10% GDP का सामाजिक सुरक्षा पे व्यय करते हैं। और सामाजिक सुरक्षा हमारे यहाँ मतलब जो बात अभी कही गई थी कि अगर महिला को आप कहें कि आप ब्रेस्ट फीड करें, वो भी जानती हैं कि मुझे ब्रेस्ट फीड करना है, लेकिन अगर उनको ऐसी कोई सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है कि वो घर बैठे और अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करे, तो हम लोगों ने जैसे राष्ट्रीय ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया है, उसका एक बहुत बड़ा प्रावधान ये रखा गया है कि राष्ट्र स्तर पे हर महिला को 6 महीने घर पे मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलने चाहिए, लेकिन कानून बनने के बाद भी वो लागू नहीं हुआ है। हम लोग जैसे कहा था कि आंगनबाड़ियों की संख्या बढ़ाना, उनमें व्यवस्थाएं बढ़ाना, मतलब हल एक्चुअली इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नरेगा कानून बना है, PDS का एक्सपेंशन हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि जो अब इस स्टेज पे, मेरी ज़िंदगी के स्टेज पे, मैं सरकार में रहा हूँ, NEC जैसे जगहों में रहा हूँ, समाज में मैंने काम किया है, मैं देख रहा हूँ कि गरीब की ज़िंदगी और गरीब बच्चे का स्वास्थ्य, उसका पोषण, समाज में हम लोग उसको महत्व नहीं दे पाते। महत्व नहीं देते मतलब एक कल्चरल, जो गरीब है, जो दलित है, आदिवासी है, उसके दर्द हम लोग जो मध्यम वर्ग में उसको महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत अहम बात आपने कही कि असल में हमारा जो फोकस है वो शायद दूसरे उस मैं कहूँ कि रफ्तार के साथ चलने के लिए तैयार खड़ा है या फिर चलना शुरू कर चुका है, जहां पर इन सब की जगह नहीं दिखती है। और बहुत अहम प्रेम कि जिस तरीके से योजनाएं बनी, जिनका हर्षमंदिर साहब ने जिक्र किया, मकसद यही था कि कानून भी है। हम 6 महीने की मैटरनिटी लीव की बात करते हैं, महिलाओं को अच्छे फूड की बात करते हैं, कई सारी स्कीम्स जिसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ को अच्छा फूड देने की बात कही गई है, लेकिन क्या मंशा नहीं है इसलिए लागू नहीं हो पा रहा, या फिर खाना पूर्ति के लिए ये स्कीम्स कागज़ों पर तो दिखती हैं लेकिन हकीकत में नज़र नहीं आती है? एक्चुअली अगर इसको ही देखें, एक समाजशास्त्री कहते हैं कि अगर जो नीतियाँ आपके लिए नीतियाँ अगर कोई और बना रहा है ना, तो वो अपने बेनिफिट के लिए बना रहा है। यहाँ पर जिन लोगों ने नीतियाँ बनाई हैं, जो प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं, वो प्रोग्राम अपने बेनिफिट के लिए डिजाइन कर रहे हैं। मैंने आपको इसमें दिखाया आंगनबाड़ी वर्कर, आंगनबाड़ी नहीं चल रहा है उस गाँव में, लेकिन प्रधानमंत्री सड़क योजना की बहुत बढ़िया सड़क बनी हुई है। सड़क पर जाएगा कौन? जिसके पास 4 पहिया गाड़ी होगी, जिसके पास मोटरसाइकिल होगी, उसके पास तो खाने को नहीं है, उसके पास तो पगडंडी में जा रहा है। उसके गाँव में जरूरत थी आंगनबाड़ी वर्क की, आंगनवाड़ी नहीं है, लेकिन आप सड़क बना रहे हैं, क्योंकि सड़क में माल पानी घोटाला किया जा सकता है, आंगनवाड़ी में भी किया जा सकता है, लेकिन फंड ज़्यादा है उसमें, फंड ज़्यादा, इंटरेस्ट ज़्यादा है उसमें, तो पॉलिसी कौन बना रहा है?
अगर आप इस जिले की, जिसमें मैं गया था शिवपुर में, शिवपुर की बात करें, अनऑफिशियल डाटा बता रहा हूँ मैं, जो व्यापारियों से मिलकर बात की है, 2 करोड़ रुपए का महीने का वहाँ से बनोपज निकलती है। जड़ी बूटियाँ हैं, लकड़ी है, बाकी चीज़ें 2 करोड़ रुपए की, जिसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है। अब वो कह रहे हैं, व्यापारी कह रहा है ये 2 करोड़ की जड़ी बूटी को यहीं अगर प्रोसेस कर दिया जाए, प्रोसेस कर दो, सेमी प्रोसेस कर दो, सरकार खरीदने के लिए कोई आउटलेट सिस्टम शुरू कर देगी, आप यहाँ पे आके बेच सकते हो, आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाएगा, तो शायद कुछ पैसा वहाँ पे रहेगा। पैसा है ही नहीं, और योजनाएं जो बना रहे हैं वो योजनाएं अपने इंटरेस्ट के लिए बना रहे हैं। ये एक वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन हर्षमंदर साहब, एक आखिरी रिएक्शन में आपको ये चाहूँगा, क्या इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हर बार दिखता है कि शायद दिक्कत है, स्कीम्स भले ही बेहतर बनाई गई हो, चूक रही हो, इनको क्या विकेंद्रीकरण की जरूरत है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल पर ऑफिसर है सीधे वो जवाबदेह हो अगर कहीं भी इस तरह के केसेस आते हैं या वो सही तरीके से अमल में नहीं आ रही जिन पैरामीटर के साथ वो तैयार की गई थी? नहीं, अधिकार तो विकेंद्रीकृत हों, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को सर्वोच्च स्तरों पर जो हमारे देश के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि जो फैसले करते हैं, जो हम लोग एक्चुअली, जो मैं पहले कहने की कोशिश कर रहा था कि मध्यम वर्ग अब उस जगह पे पहुंच गई है जो देश के विकसित देशों के अनुसार ही हमारी ज़िंदगी चल रही है। हमारे अपने अस्पताल हैं, हमारे अपने स्कूल्स हैं, हमारे अपने रहने के तरीके हैं, और हम लोग जो पिछड़ गए हैं उनको और पीछे धकेलते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि लोकल लेवल पे जिम्मेदारी अकेले नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि हम लोग वरिष्ठ स्तर पे इसको एक राष्ट्रीय महत्व और उसके संसाधन की व्यवस्था ना कर पाए। जी, बहुत अहम बात आपने कही कि एक साथ चलने की समाज की कोशिश भी करनी होगी और जो पिछड़ रहे हैं उनको हमें साथ लेकर बढ़ना होगा, तभी हम बेहतर स्वस्थ तरीके से पूरा देश आगे बढ़ पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। वक्त ब्रेक का है, आप बने रहिए राजसभा TV के साथ। नमस्कार।